15 फरवरी 2013 चेलियाबेंस्क रशिया पर आईफल टावर से भारी एक एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया। इसके तबाह होने से पहले बहुत ज्यादा चमक पैदा हुई जो सूरज की चमक से ज्यादा थी। इतना बड़ा इवेंट बिल्कुल साइलेंट था जिसमें कोई आवाज ना थी, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड्स तक इसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ी तबाही थी। लोग खिड़कियों से देख रहे थे कि ये कैसा धुआं है आसमान में और नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। शॉक वेव्स जो एस्टेरॉयड ब्लास्ट से पैदा हुई उनसे खिड़कियां फटी और लोगों की आंखों और मुंह पर शीशे पेवस्त हो गए क्योंकि वो विंडोज से देख रहे थे। ना सिर्फ ये हजारों इमारतें डैमेज हो गईं और तकरीबन 1500 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया शर्मिंदगी का बायस बना और इसकी वजह यह थी कि साइंटिस्ट ने पहले ही एस्टेरॉयड की एक क्लोज कॉल के बारे में प्रिडिक्ट किया था और वो दुरुस्त साबित हुए। इस वाकये के 16 घंटे बाद इसी साइज का एक और एस्टेरॉयड जिसको ड्वेंडे कहा जाता है जमीन के करीब 27,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया, जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भी ज्यादा करीब बनता है। लेकिन जब साइंटिस्ट इस एस्टेरॉयड को करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहे थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर रशिया पर टकराने वाले एस्टेरॉयड को मिस कर दिया था। और हकीकत यह है कि ऐसा हर वक्त होता रहता है। एस्टेरॉयड से टकराने से पहले डिटेक्ट करने में अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी कोई खास महारत हासिल नहीं कर सकी। 1988 में 1200 से ज्यादा एस्टेरॉयड जिनका साइज 1 मीटर से बड़ा था जमीन से टकरा गए और इनमें से सिर्फ 5 को टकराने से पहले हम डिटेक्ट कर पाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले कोई वार्निंग मिली हो। हमारी सारी टेक्नोलॉजी और जमीन पर फैली सारी टेलीस्कोप्स के बावजूद हम एस्टेरॉयड्स को मेंशन नहीं कर पाते। हम डेंजरस एस्टेरॉयड्स को इनके टकराने से पहले ढूंढने की स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्या चांसेस हैं कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराए और जमीन से ज्यादातर जिंदगी का खात्मा कर दे? और अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड आता देख लें तो हम क्या कर सकते हैं? मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान बच जाने वाला डेब्री है। 4.5 बिलियन साल पहले रॉक्स और डस्ट मिलकर मोल्टन प्रोटोप्लैनेट्स में बदल गए। इनके अंदर मौजूद हैवी एलिमेंट्स आयरन, निकल, इरिडियम वगैरह डूबकर सेंटर में कोर बन गए, जबकि हल्के सिलिकेट मिनरल्स सरफेस पर रह गए। इनमें से कुछ प्रोटोप्लैनेट्स ग्रो होकर आज के प्लैनेट्स बन गए जो हम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर आपस में टकराए और टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये बड़े बड़े पीसेस सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते रहे और आपस में टकराते रहे, जिससे मजीद छोटे टुकड़े बन गए। यही एस्टेरॉयड्स थे। यही वजह है कि कुछ रॉकी हैं बजरी साइज के रॉक्स ग्रुप्स को डबल पाइल्स कहते हैं। जैसा कि प्लैनेट्स का कोर बनाने वाली ज्यादातर मेटल्स हैं, ये एक आयरन मेटेओराइट है। ये किसी छोटी प्लेनेटरी बॉडी की कोर का पीस जो इसके टूटकर बिखरने से गिरा है। ज्यादातर एस्टेरॉयड के ऑर्बिट्स स्टेबल होते हैं, जैसा कि मार्स और जुपिटर के दरमियान वाले एस्टेरॉयड्स। यही मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है, लेकिन कुछ तादाद एस्टेरॉयड्स की जमीन के करीब आई है और इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हमें इन्हीं से खतरा है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में एस्टेरॉयड्स को जमीन पर जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। लेकिन एस्टेरॉयड्स की तलाश में मुश्किलात की बहुत सारी रीजंस हैं। बहुत सारे जमीनी टेलीस्कोप से तलाश कर लिए जाते हैं। इनकी बहुत सी तस्वीरें ली जाती हैं जिनमें मूविंग डॉट्स एस्टेरॉयड्स होते हैं, क्योंकि वो सूरज के गिर्द ऑर्बिटिंग करते हैं। एस्टेरॉयड्स मीटर से किलोमीटर तक साइज के होते हैं। छोटे मीटियोर्स भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। चेलियाबेंस्क वाला मीटियोर भी 20 मीटर डायमीटर का था। ये रफ और डार्क होते हैं, इसलिए सिर्फ 15% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ये उसी वक्त देखे जा सकते हैं जब सनलाइट से मुकम्मल रोशन हो। इसलिए जितने भी एस्टेरॉयड डिटेक्ट हुए वो सूरज के 45 डिग्री ऑपोजिट साइड पर थे। इसको ऑपोजिशन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब जो ऑपोजिट नहीं होंगे वो नजर नहीं आएंगे और इनकी तादाद भी कहीं ज्यादा है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। यानी जो सूरज की डायरेक्शन से जमीन की तरफ आएगा वो एस्टेरॉयड नजर नहीं आएगा। इसलिए साइंसदान नियर अर्थ एस्टेरॉयड को जमीन के लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं और यही कुछ चेलियाबेंस्क में हुआ। अब तक 1 मिलियन के करीब एस्टेरॉयड्स डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें से मेजॉरिटी एस्टेरॉयड बेल्ट से थे, लेकिन 24,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स थे। हमें इन पर गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि डिटेक्ट करने के बाद भी किसी के लिए यह बताना मुश्किल है कि एस्टेरॉयड जमीन से टकराएगा या नहीं। इसकी एक वजह यह है कि इसके लिए सालों का अरसा दरकार है। जब एस्टेरॉयड सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं तो दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी भी इन पर असर करती है, जो इनका ऑर्बिट भी चेंज करवा सकती है। इसको डायनामिकल काउज कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप कुछ अरसा यानी ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक की प्रेडिक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता सकते कि एस्टेरॉयड किधर जाएंगे। ये बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये जमीन को हिट करते हैं तो बहुत तबाहकुन असरात होंगे। ये एरिजोना का ब्रेंजर क्रेटर है, जिसको डैनियल ब्रेंजर ने पहली बार डिस्कवर किया था। वो पहला बंदा था जिसने कहा था कि ये आयरन मेटेओराइट के इंपैक्ट से बना है। लिहाजा 1903 में इसने आयरन मेटेओराइट को ढूंढने के लिए ड्रिलिंग शुरू की, जो कई सालों और दहाइयों तक जारी रही, जिसमें लालच मुफ्त का आयरन लेना था। लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल दरमियान में ड्रिलिंग की। ये भी तो हो सकता था कि मेटेओराइट एक तरफ से आया हो और दूसरी तरफ जा लगा हो और वो सामने वाली दीवार के नीचे हो, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि ये कोई पत्थर दीवार पर मारने की तरह नहीं है, बल्कि ये पूरा एक्सप्लोजन होता है। एस्टेरॉयड की रफ्तार 30 किलोमीटर फी सेकंड होती है और मुमकिन है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेपोराइज होकर गैस में बदल गया हो। इस सुपर हॉट और सुपर हाई प्रेशर गैस ने क्रेटर को तबाह कर दिया हो। ब्रेंजर के 27 साल जाया हुए 400 मीटर तक खुदाई की गई थी। करीबन 50 मीटर का एस्टेरॉयड था जो टकराया था और इससे पैदा होने वाली एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब से 600 गुना ज्यादा थी। डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन जिस मेटियोर के टकराने से हुई थी वो तकरीबन 10 किलोमीटर डायामीटर का था। ग्लोबल इफेक्ट्स पैदा हुए थे और डेब्री के टुकड़े तमाम साइडों से बुलंद होकर वापस जमीन पर गिरे थे। आसमान सुर्ख लोहे की तरह हो गया और डायनासोर्स भुने गए थे।
तफसील के लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं कि डायनासोर्स कैसे एक्सटिंक्ट हुए। गुड न्यूज ये है कि आने वाले 100 सालों तक कोई ऐसा 10 किलोमीटर एस्टेरॉयड अर्थ के रास्ते में आता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 10 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर हजारों की तादाद में 1 किलोमीटर साइज के एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 98% को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये भी इतने खतरनाक हैं कि जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े मुल्कों को खत्म कर सकते हैं, जो कि मैसिव डैमेज होगा। चंद 100 मीटर भी बड़ा एस्टेरॉयड दुनिया के बड़े शहरों को ग्लोब से मिटा सकता है। क्या हम इनको रोक सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ऑप्शन था कि इनको स्पेस में बॉम्ब से तोड़ दिया जाए, तो इसके टुकड़े पहले अलग होंगे, फिर ग्रेविटी की वजह से इनवर्ड जमा होंगे और रबल पाइल्स की शक्ल में आकर जमीन से टकरा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि एस्टेरॉयड के साथ रॉकेट इंक्लूडिंग स्पेसक्राफ्ट अटैच कर दिया जाए ताकि वो इसको पुश करके अर्थ से दूर ले जाए। लेकिन एस्टेरॉयड एक रोटेटिंग बॉडी है और हमारे पास ऐसे रॉकेट्स नहीं हैं जो इतना ज्यादा पुश कर सकें। तीसरा ऑप्शन था कि हम लेजर से इसको तोड़ दें, लेकिन ये जमीन से करना मुमकिन नहीं है। इतनी पावरफुल लेजर को किसी चीज पर रखकर करीब ले जाना होगा, जो मुमकिन नहीं है। चौथा और आखिरी ऑप्शन था कि इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया जाए ताकि इस पर किसी किस्म की रेडिएशन का इंपैक्ट ना आए और वो जमीन से दूर चला जाए। लेकिन हमारे लिए इतने बड़े एल्यूमिनियम को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। कंक्लूसिवली कहा जाए तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतने बड़े एस्टेरॉयड को रोक सकें जो एक मुल्क को सफा हस्ती से मिटा सकता है। हमारे तमाम आइडियाज नाकाम हैं जो सिर्फ बातों तक महदूद हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ शहरों में मिलियंस की तादाद में लोग रहते हैं। हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी और टेलीस्कोप्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। आखिर में मैं कहूंगा, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।